हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म का, जिसमें आपको पढ़ना है चोक कॉइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद ईडी करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है ट्रांसफार्मर के बारे में। तीनों पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको एक्सट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे आपको मिलेंगे और आप लोग को बहुत ही केयरफुल होकर के इसको पढ़ना है। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले चोक कॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईडी करंट तक जाकर के ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले चोक कॉइल क्या है। देखिएगा चोक कॉइल क्या होता है, लिखिएगा। देखिए सबसे पहले इसका फिगर अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लिखिएगा, ये देखिए इससे आपका होता है ये कॉइल, समझिए। इसमें से आपका ये आपका लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो चोक कॉइल का सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। लिखिएगा, ये चोक कॉइल is made of copper wire and round the laminated आयरन। तो इसमें क्या क्या रहता है, ये आपका क्वाइल जो होता है, एक सिंपल क्वाइल में जो कॉपर का वायर जो होता है उसको क्या कहता है, उसके ऊपर में हम लोग लेमिनेटेड आयरन कोर को हम लोग क्या करते हैं, उसको लेमिनेट करते हैं। इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। इसके पास क्या होता है, काफी कम रेसिस्टेंस होता है, जिसका हम लोग फायदा उठाते हैं। बट द रिएक्टेंस इज, दैट मींस एक्सएल इज इक्वल टू जो आपका एक्सएल जो होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू एल बोलते हैं, इज वेरी हाई। बट ये जो होता है काफी हाई होता है, समझ गए। अब ये जब हाई होता है तो आप लोग जानते हैं पावर ऑफ चोक कॉइल जब हम निकालने के लिए जाते हैं इसकी, तो cos फाई जो होगी वो आपका पावर होता है पी बाई पी। और इसका अगर मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें पावर ऑफ चोक कॉइल, तो अगर मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी आर बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको कंक्लूड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जीरो। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि पावर कंज्यूम्ड बाय, ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि अच्छा इसको आप लिख लिए, अगर लिख लिए तो आप लिख सकते हैं हेयर, नीचे में जगह दिख रही है, हेयर फाई जो होगा ना, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है, जिसकी वजह से आपको क्या आ गया, जीरो आ गया। सिंस फाई इक्वल टू पाई बाय 2, इसलिए आपका वैल्यू जीरो आ जाता है। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाएगा तो आपका क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वैल्यू आपका जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सो thus a choke coil consumes negligible small power that will be roughly zero। और ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है। तो द, एक टर्म यहाँ पर डेफिनेशन वाला वो लिख लीजिएगा, द consumed the current following through a choke coil is called wattless current। एग्जाम में पूछ देता कभी कभी डेफिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट का मतलब होता है जो करंट आपका चोक कॉइल में पास करता है उसी को हम लोग वाटलेस करंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो होती है क्या होती है, जीरो होती है, कंज्यूम्ड पावर जीरो होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। चलिए बस ये छोटा सा नोट से 2 नंबर में कभी पूछ देता है, ये भी या 5 नंबर में पूछता है तो 2 वर्ड को कंबाइन कर देता है। जैसे ये हो गया ईडी करंट, दोनों को कंबाइन कर देगा, कहेगा आप दोनों को डिफाइन करें। तो हम लोग थोड़ा सा ईडी करंट को भी समझ लेते हैं कि ईडी करंट का मतलब क्या होता है। ईडी करंट देखिएगा, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको। लिखिएगा, ईडी करंट का मतलब हुआ, इफ ए कंडक्टर
इज टेकन या प्लेस्ड लिखिए, इज मूव्ड लिखिए, सबसे अच्छा इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो देखिएगा, और इट इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर या तो आप इसको उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर को रख देते हैं, देन ड्यू टू फैराडे लॉ लिख सकते हैं या आप चेंज इन फ्लक्स लिख सकते हैं। ड्यू टू फैराडे लॉ लिखिए, फैराडे लॉ induced current are different, induced current are developed, induced current are developed in the conductor, as the resistance in different arbitrary, यहाँ पे arbitrary लिखे हैं, in different arbitrary loops is very small, यहाँ पे रेसिस्टेंस काफी छोटा होने की वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड करंट फील करता है। कब? जब उसको या तो मूव कराते हैं या आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेरी करता है, तो दोनों केस में इज वेरी स्मॉल, डिफरेंट आर्बिट्रेरी लूप इज वेरी स्मॉल। और इसके बाद लिखना है, इफ ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड और इट इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फैराडेज लॉ, induced current are developed in the conductor as the resistance in different arbitrary loops is very small. The induced current have very high strength, very high strengths. These arbitrary currents appearing in zigzag loop, in zigzag closed loops are called eddy current। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? eddy current बोलते हैं। समझ गए? याद रखिएगा, इसी को हम लोग eddy current बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आप करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में कहते हैं। तो होता क्या है ना कि आपको मैंने बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराइए या ऐसा कीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके वैल्यू को आप वेरी करवाइए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को वेरी करवाइएगा और इसको आप फिक्स रखिएगा तो उस केस में क्या होता है कि इसकी रेसिस्टेंस काफी लो होने की वजह से जो आपका लूप रहता है, क्लोज लूप रहता है, उसकी रेसिस्टेंस काफी लो होने की वजह से इसमें क्या होता है, एक करंट फील होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें एक इंड्यूस होता है। और वो जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो जिगजैग क्लोज्ड लूप में होता है, हमने जो क्लोज्ड लूप जिगजैग होता है उसमें ये फील होता है, अपीयर होता है, जिसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग एडी करंट के नाम से जानते हैं। चलिए समझ गए? अगर आप लोग यहां तक समझ गए, अब देखिएगा, ड्यू टू एडी करंट एडी करंट की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होता है किस पे, उस कंडक्टर के सरफेस पे, एंड हेंस वो करंट क्या होता है कि वो करंट एडी करंट जो होता है वो कंडक्टर के ऊपर में वो आपका
एपीलिंग होता है, और कभी कभी इसी वजह से क्या होता है कि वो काफी हिट हो जाता है एडी करंट की हेल्प से, वो काफी रेड कलर का हो जाता है, और इसका डायरेक्शन जो आपका लेंस रूल की हेल्प से ही फाइंड किया जाता है। और इसका जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादा करके, अगर आपका हो गया जैसे कि कभी कभी पूछ देता है, लिख लीजिए, वो भी आप लिख के लीजिए। यूजेज ऑफ एडी करंट, सबसे पहले लिखिएगा यूजेज ऑफ एडी करंट में, यूजेज ऑफ एडी करंट का मतलब हो जाता है कुकर टू हीट। तो आपका कुकर जो होता है उसको हीट करने में पहला हो जाता है। फिर आपका आता है अटेंसिल्स, जो भी आपका बर्तन वगैरह है उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। फिर आपका ट्रेन में जो होता है एज ए ब्रेकर, ब्रेकिंग इन हाई स्पीड ट्रेन, जो ट्रेन होती है ना जो काफी हाई स्पीड की होती है, उसमें ब्रेकिंग की अप्लाई करने के लिए हम लोग एडी करंट का ही अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एटी सैंपल, तो ये सारा जो हो गया आपका इसका मेन रूप से हो गया आपका यूजेज। तो इस बात को आप लोग समझ लेंगे। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक का लास्ट टॉपिक करीब करीब यही है। देखिए लास्ट टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रांसफार्मर। एक मिनट रुक जाइए, चल रही है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लिख डालते हैं। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका ट्रांसफार्मर ही है, इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा ट्रांसफार्मर में क्या है हम लोग को पढ़ना है। खत्म हो गया। देखिएगा ट्रांसफार्मर में हम लोग को क्या पढ़ना है। टॉपिक जो हम लोग का है वो है आपका ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर, इसके बारे में सबसे पहले इसका एक रफ स्केच ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर का ले लेते हैं, उसका डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए आप ट्रांसफार्मर का इस तरह से आपका शेप बनता होगा। एग्जैक्ट तो शेप नहीं बना सकते लेकिन कुछ कुछ बन जाएगा ना। प्लेट इस तरह से रहता है, लेमिनेटेड रहता है ये सब प्लेट इस तरह से, जितना इच्छा आपकी हो बना लेते हैं प्लेट। चलिए ये प्लेट हो गया। इस प्लेट में क्या क्या रहता है आपका, इस तरह से आपका क्वाइल जैसा रहता है इसमें भी, और इसमें भी आपका क्वाइल जैसा रहता है। ठीक, ये जो आपका क्वाइल जैसा रहता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट से इधर बना करके सर्किट की तरह से रहता है। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर रहता लगा हुआ, और ये इंडिकेट करता है कि करंट पास करेगी नहीं, यहाँ पर इससे मिला हुआ था। इसके बाद इधर आपका VS होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं आउटपुट के फॉर्म में। और आपका ये जो पार्ट होता है इनपुट होता है, ये वाला पार्ट इनपुट। ठीक, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। इस बात को लिख लेंगे, मान लीजिए आपका P पॉइंट है। ठीक, अब जो है इसमें ये P का मतलब वो ये प्राइमरी वाला पार्ट हो जाता है, और ये आपका सेकेंडरी होता है, मतलब सेकेंडरी होता है। बस अब इसके बारे में कुछ लिखना है और किस तरह से काम करता है देखिए। तो यहाँ पे जो जो हमने पॉइंट लिखा उस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, कहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, वरना दिक्कत होगी। आपका V हो गया, ये आपका VP हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी का पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा हेयर P रिप्रेजेंट्स प्राइमरी सेल, S रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी सेल, NP represents number of turns in primary cell, और NS represents number of turns in secondary cell। ये फैक्टर आप लोग सब समझ लेंगे। अब देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से रखिएगा। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछता है डिफाइन ट्रांसफार्मर, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं ये ट्रांसफार्मर consists of a core material। ये इसमें कोर मटेरियल होता है, देख लीजिए, कंसिस्ट ऑफ ए कोर मटेरियल, कंसिस्ट ऑफ कोर
कोर मैटर मत लिखिए, कोर मैड लिखिए, कोर मैड ऑफ लेमिनेटेड आयरन स्ट्रिप्स, जो कि आपका ये आयरन स्ट्रिप है ना, पत्ती जैसा, इससे बना होता है ट्रांसफार्मर। ये आपका हो गया, ये जो बात लिखे ना, ये पत्ती जो आपका स्ट्रिप है, इस तरह से ये लेमिनेटेड होता है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, टू क्वाइल्स पी एंड क्यू, यहां पर दो क्वाइल हमने लिया पी और क्यू। टू क्वाइल्स पी एंड क्यू आर मेड ऑफ कॉपर वायर। ये दोनों का दोनों किससे बना होता है? कॉपर वायर का बना होता है। एंड एसी सोर्स इज अप्लाइड across the primary, और ये जो आपका एसी जो है वो सप्लाई पहले कहां से किया जाता है? प्राइमरी वाले पार्ट से। ये प्राइमरी वाला पार्ट है, इससे सप्लाई किया जाता है, ठीक। इसमें सप्लाई करने के बाद क्या होता है, अब इस बात को हम कर लेते हैं ताकि हम फिर आगे लिख लेंगे। कुछ हम नहीं लिख रहे, देखिए ट्रांसफार्मर का जो भी फिगर बनाया इसी में जो बात हमने वहां पे डायग्राम में क्या वही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि ये लेमिनेटेड होता है, जो कि कॉपर वायर से बना होता है। फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा कि आपका जो ये होता है प्राइमरी से, जहां से आपका कनेक्ट पास करना हो, सप्लाई किया जाता है। फिर देखिएगा, ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक, आपका फेरोमैग्नेटिक की वजह से क्या होता है? ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक कोर द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम इन। तो यहाँ पे ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक कोर, तो आपका जो कोर बना हुआ वो आपका कॉपर का बना होता है ना, ये आपका फेरोमैग्नेटिक होता है, सॉरी आयरन, तो आपका फेरोमैग्नेटिक आयरन का बना होता है। तो ये जो कोर फेरोमैग्नेटिक है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम इन। तो ये हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है इन बोथ क्वाइल्स, क्योंकि दोनों का दोनों आयरन से बना होता है। इन बोथ क्वाइल्स as the coils are closely placed, as the coil is closely placed, दोनों क्या होता है? एक दूसरे के काफी नियर प्लेस किया जाता है। अब अगर हम मान ले लेट फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, हम मान ले कि फाई मेरा क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या लिंक्ड है। तो उस केस में आप यहां पे Vp बराबर क्या बोल सकते हैं? माइनस एलपी इंटू डी फाई डी टी, क्योंकि यहां पे इसका जो Vp हो गया, मतलब यहां पे ये आपका जो Vp हो गया क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे जो Vp हो गया हमने पहले ही बता दिया था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी सेल हो गया, जो कि आपका क्या होगा? माइनस एलपी इंटू डी फाई डी टी होगा, जहां पे एन आपका क्या नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है, क्योंकि हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना टर्न्स होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया Vp इक्वल टू ये आपका नेगेटिव साइन ड्यू टू लेजर रूल की वजह से आ होता है, ठीक। यहां लिख सकते हैं एंड, यहां पे नीचे में आप लोग को दिख रही है, हाँ, एंड साथ ही साथ आप यहां पे VS भी क्या बोल सकते हैं? माइनस NS इंटू डी फाई डी टी। ये यहां पर VS क्या हो गया? ये प्राइमरी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और वो हो गया आपका सेकेंडरी सेल का। अब अगर ये दोनों टर्म समझ गए, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा, अब जो है टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका सोर्स का वो भी है। सो करंट इन द प्राइमरी सेल, अगर मैं बात करूं तो I बराबर मेरा क्या होता है? V माइनस Vp, क्योंकि आपका ये प्राइमरी से जो इसमें सप्लाई हो रहा है Vp हो रहा है, सप्लाई यहां से दे रहा है, टोटल है V, तो V माइनस Vp डिवाइडेड बाय इसमें जो करंट पास करेगा सेल से ये हो जाएगा, दैट विल बी V माइनस WP इनटू डी फाई डी टी डिवाइडेड बाय RP। आराम से आप लोग बोल सकते हैं, ये जो आपका है RP है, मतलब ये आपका RP जो है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी से, और आपका ये Vp जो है हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाला है, ये उसका हमने फॉर्मूला वहां पर लिख दिया। अब देखिए एज, अच्छा यहाँ पे NP ना, सॉरी लिखे थे, यहाँ पे Vp है तो Vp बराबर माइनस NP, ये आ गया। अब जो ये आ गया तो देखिएगा सिमिलरली V माइनस Vp NP। अब देखिएगा
इसको रब कर लेते हैं। सिंस R इज इक्वल टू रफली 0 फॉर क्वाइल। क्वाइल के लिए आपका रेसिस्टेंस करीब करीब काफी स्मॉल होता है, उसको 0 मान सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि V बराबर जो होगा वो Vp बराबर NP इंटू डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब ये काफी 0 होगा तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन प्राइमरी सेल जो होगा वो आपका क्या होगा, इसके सेल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस ही नहीं हो रहा तो दोनों का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब रेसिस्टेंस लगा तब तो ये कुछ लॉस होगा, यहाँ पे टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक करंट पास ही कर रही है, तो V बराबर Vp बराबर एनपी इंटू डी होगी। और ये जो टर्म आ गया तो इसको आपको याद रखना है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अभी फर्स्ट सेकंड नहीं मानेंगे ना, चलिए इसको फर्स्ट मानिए। अब जो है यहां पर इंपॉर्टेंट बात, इसको रब कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है जो अभी आपको दिखाने वाले हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या है, सो द रेशियो ऑफ ईएमएफ across secondary and primary cell अगर VS बाय VP करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, NS बाय NP हो जाएगा, क्योंकि आपका डी दोनों कैंसिल हो जाएगा तो केवल NS बाय NP हो जाएगा। इन अपोजिट फेज केवल नेगेटिव से रहेगा, इन अपोजिट सेंस लिख लीजिए। और फेज लिखिए, सॉरी सेंस लिखा गया, फेज लिखिएगा इन अपोजिट सेंस। अब जो है आपका ये फेज हो गया। अब ये अगर आप समझ गए तो, और अगर आप VS बाय VP का रेशियो करेंगे तो ये मान लीजिए आपका R आ गया, क्या आ गया, जो कि R इज द टर्न रेशियो, ये टर्न रेशियो के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर आ गया, ठीक। क्योंकि ये NS बाय NP होगा, दोनों का अपने हम जो फॉर्मूला लेगा दोनों का रेशियो करेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो NS बाय NP नहीं बचेगा, जो कि आपका रेशियो ऑफ टर्न रेशियो हो जाएगा, टर्न रेशियो हो जाएगा। अब जो है आपका अगर यहां तक समझ गए तो अब यहां पर दो केस आती हैं। अब एग्जाम में यही चीज पूछता भी है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक। ये समझ गए, जो आप जो लिख रहे हैं यहीं से ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्रिएट होता है और इसी के टाइप्स में पूछता है, और इस दो को लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। क्या है, अब पहला केस आता है इफ R इज ग्रेटर देन 1, ये जो मैंने R निकाला वो ग्रेटर देन होगा तो दैट मींस NS by NP is greater than 1। in that case you can say that NS is greater than OP। तो NS is greater than NP होगा तो यहाँ पे also VS is greater than VP होगा, क्योंकि VS by VP किया तब NS by NP मिला, तो इसका मतलब NS by NP is greater than 0, then you can say that also VS is greater than VP। in this case so this type transformer is called step up, step, चलिए खत्म हो गया, step up ट्रांसफॉर्मर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा कैसा आता है कि अगर दूसरा, इसको लिख लीजिएगा फिर दूसरा लिखिएगा, if R is less than 1 then NS by NP is less than 1 and NS is greater than NP and VS is greater than VS is less than VP and this type transformer is called step down transformer। क्या हो गया, step down transformer। चलिए तो बस इतना ही दूर तक आप लिख लीजिए, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो मेन पॉइंट जो भी था हमने आपको लिखा दिया, ठीक। अब इसमें अगर एक दो पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक। ये जो आता है आपका ये आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इसको हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, यहां पे पावर का लॉस नहीं होता इसलिए हम इसको कहते हैं ये चीज, और यहां पे जब पावर का लॉस नहीं होता तो इसलिए हम इसको आइडियल ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन इसमें और भी बनता है वो आपको हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें राइज होता है बराबर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में कई टाइप्स के आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बराबर। प्रॉब्लम्स का मतलब हो जाता है कि इसमें कई तरह के लॉसेस होते हैं,
चाहे आपका कॉपर, उसमें कई तरह के लॉस होते हैं, उसमें से जैसे लॉस हो गया कॉपर लॉस हो गया। फिर आपका आता है फ्लक्स लीकेज आता है, फिर इसके बाद फ्लक्स लीकेज के बाद आपका आ जाता है फ्लक्स लीकेज होता है। फ्लक्स लीकेज के बाद हिस्टेरिस लॉस होता है, फिर इसके बाद जो होता है आपका एयर लॉस होता है। इस तरह से आपका ये 3-4 लॉसेज होते हैं। चलिए तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेक्स्ट का। अगर आता आपका पहले कॉपर लॉस, देखिएगा कॉपर लॉस क्या होता है। तो पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन रहेगा, इन जनरल ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग फॉलोइंग लॉसेस। डिफरेंट टाइप का लॉसेस होता है। सबसे पहला देखिएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इसका मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, द कॉपर कॉइल्स have resistance and energy. The copper coils have resistance and energy is lost due to heating. हीट होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों लॉस हो जाता है। मतलब क्या, आपका ये कॉपर कॉइल भी लॉस, कॉपर कॉइल जो लॉस होता है वो रेसिस्टेंस और एनर्जी की वजह से दोनों लॉस हो जाता है। चलिए दूसरा होता है आपका फ्लक्स लीकेज। ये सब प्रॉब्लम होती है ट्रांसफार्मर में। फ्लक्स लीकेज में क्या होता है, हाउएवर टू कॉइल्स आर क्लोजली situated the flux in the secondary is not exactly same as that in primary. Per unit per turn due to leakage and energy is used. तो अब देखिए, जब नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है तो ऑटोमेटिक है कि आपका दोनों में जो होगा, आपका चेंज इन फ्लक्स जो होगा, मतलब जो फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स दोनों में डिफरेंट होगा। तो ये जो कहलाता है ना आपका फ्लक्स लीकेज कहलाता है। एंड दैट इन प्राइमरी पर टर्न ड्यू टू लीकेज एंड एनर्जी इज यूज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी में ज्यादा और किसी में कम हो जाता है, तो यही आपका फ्लक्स लीकेज कहा जाता है। तीसरा आता है हिस्टेरिस लॉस। एग्जाम में पूछ सकता है ये चीज, अभी जो भी अब लिखने वाले हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरिस लॉस इन ट्रांसफार्मर? टर्म है आपका हिस्टेरेसिस, रेसिस लॉस। इसमें लिखिएगा एज आयरन कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एनर्जी इज लॉस्ट पर साइकिल ड्यू टू हिस्टेरिसिस। इस बात को लिखिए। एक आपका आता है एयर लॉस, इसी में लिख लीजिएगा, लिखिएगा ड्यू टू एयर डम्प्ड, इम्बेडेड लिखिए, ड्यू टू एयर इम्बेडेड इनसाइड सम ऑफ फ्लक्स, may be lost
इन एयर commonly known as एयर लॉस। तो इसको हम जनरली एयर लॉस के नाम से जानते हैं। तो यही चीज जो आपका आता है ये आपका कहलाता है ट्रांसफार्मर में जो है आपका समटाइम्स किसी मैंने कुछ टाइप्स के आपका लॉसेज होते हैं उसके बारे में लिखने के लिए। तो कभी कभी अगर आपको उसमें लिखना हो ना, अगर ट्रांसफार्मर का आंसर और भी आगे बढ़ाना है आपसे इम्पॉसिबल याद करना, तो आप इसको याद करके उसमें लिख सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास यहीं पे आपका खत्म हो रहा और मैग्नेटिक आपका ये लास्ट टॉपिक था, ठीक। और आपका इससे जो है ना आपका एक दो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ टर्न्स जो एनएस जो था आपका एनएस बाय एनपी जो था आपका वो आपका क्या होता है वीएस बाय वीपी के बराबर आता था। तो वीएस बाय वीपी के बराबर जब आता था तो उसमें क्या था जो आपका स्टेप अप था वो ग्रेटर देन वन होता था, तो वहां पे एनएस इज ग्रेटर देन एनपी होता था। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होता था इन सेकेंडरी में वो प्राइमरी से ज्यादा होता था। इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाइल इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। अब जो है हम लोग फिर इसको ये जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर इसको ओवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो है आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का आपका जो मैग्नेटिक का था ये लास्ट टॉपिक था। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहीं तक आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।